गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लेसन 18 उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज हम उसी लेसन के आगे की पढ़ाई करेंगे। चलिए हम पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं, जिसमें हेडिंग है स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक। स्वरोजगार मतलब स्वयं से जो रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिक। इसका उदाहरण है सब्जी विक्रेता, जो प्रतिदिन सब्जियों को थोक बाजार से खरीदकर शहरों में घूम घूम कर बेचते हैं। वे किसी नियोक्ता के कर्मचारी न होकर स्वरोजगार में नियोजित है। यहाँ पे एक उदाहरण की तरह बताया गया है कि एक सब्जी विक्रेता मतलब सब्जी बेचने वाला, वो प्रतिदिन क्या है, थोक बाजारों से वो सब्जियों को इकट्ठा करता और फिर शहरों में घूम घूम कर अपने सब्जियों को बेचता है। तो वो कैसा है, वो नियोक्ता के कर्मचारी ना होकर, मतलब नियुक्त करने वाले वो नहीं होते, बल्कि वो क्या है, स्वयं के रोजगार, स्वयं के द्वारा रोजगार प्राप्त करके चलाते हैं, नियोजित करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। सब्जियों की विक्रेता से हुए मुनाफे से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब जो सब्जियों की बेचने से जो उनको फ़ायदा होता है, उसी से ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सब्जी के धंधे में उनकी आय सुनिश्चित नहीं है। जो सब्जी के धंधे कर रहे हैं उसमें उनका जो आय है वो यह सुनिश्चित नहीं है कि उन्हें जितनी बिक्री की गई है या जितनी सब्जी बेची गई है वो हर महीने उन्हें उतनी राशि पर प्राप्त हो, यह सुनिश्चित नहीं है। कभी ज़्यादा तो कभी कम भी प्राप्त हो सकते हैं। वे कार्य करने के लिए सुरक्षा परिधि जैसे दुर्घटना बीमा, भविष्य निधि आदि कई लाभों से वंचित रहते हैं। वे जो कार्य करते हैं वो सुरक्षा परिधि मतलब सुरक्षा के जो घेरे होते हैं, उनसे जो भी लाभ प्राप्त मिलते हैं वो वैसे लाभों से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दुर्घटना बीमा के माध्यम से बताया गया है। ये भविष्य निधि, भविष्य में जो भी राशि एकत्र की गई है या संग्रहित किया गया है उसका फायदा लेने से वो वंचित हो जाते हैं। तो अगला हेडिंग देखते हैं अकुशल श्रम। अकुशल श्रम में कैसे श्रम होते हैं देखते हैं। शहरों के चौड़ी बाजारों में छोटे छोटे काम जैसे मजदूरी, पुताई, मरम्मत आदि काम करने वाले लोग अकुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। जो शहरों के चौड़ी बाजार जो होती है वो क्या होते हैं, वो वहाँ जो छोटे श्रम करने वाले या कार्य करने वाले लोग होते हैं, जो क्या है, वो श्रमिक इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ मजदूर, पुताई, मरम्मत करने वाले, इस तरीके से और भी लोग जो श्रम करते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, जो अकुशल श्रमिक श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं कि क्या बताया गया कि अकुशल श्रमिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनमें अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मतलब इसमें ये सब जो कार्य करने वाले, मजदूरी हो गई या इस तरीके से अन्य कार्य करने वाले लोग हैं, वो क्या हैं, ग्रामीण भूमि से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग होते हैं। इनकी भी रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं होते। इसकी वजह से इनकी आय भी अनिश्चित रहती है। मतलब इनके रोजगार, उन्हें यह जरूरी नहीं है कि आज रोजगार मिला है तो कल भी उनको रोजगार मिले, यह सुनिश्चित नहीं है, यह तय नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी आय भी सुनिश्चित हो सके। हमारे देश में इसकी संख्या अधिक है। मतलब ऐसे जो अकुशल श्रमिक हैं इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। अपने शहर में किसी पड़ाव जहां मजदूर काम की तलाश में जमा होते हैं, इस पर जाकर कुशल श्रमिकों से बात कर पता कर सकते हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हो और उनसे पता लगा सकते हो कि क्या उनकी आय सुनिश्चित है या उन्हें हमेशा रोजगार मिलता है। ये भी आप लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में पता कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कुशल श्रम। कुशल श्रम में क्या क्या बातें बताई गई है। कुशल श्रम में विशेष तरह की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, तकनीकी योग्यता संपन्न व्यवसायी आदि सम्मिलित होते हैं। वो कैसे होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं जो व्यवसायिक योग्यता मतलब वो किसी शिक्षा के माध्यम से वो डिग्री हासिल किए होते हैं, जिसकी वजह से वो वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर जैसे अन्य तकनीकी व्यवसाय में वो सम्मिलित होते हैं, लगे हुए होते हैं। संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को व्यवस्थित कार्य
परिसर एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। जो संगठित क्षेत्र में है, जो जिनको फायदा मिलता है सरकार की तरफ से, वैसे कर्मचारियों के लिए क्या है, को व्यवस्थित परिसर एवं अन्य सुविधाएं भी प्राप्त की जाती है। उनकी सहायता के लिए अन्य सहायक भी उपलब्ध होते हैं। अब हम एक कुशल श्रमिक की कल्पना करें तो करें जो किसी बड़े कारखाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसे कारखाने में एक कार्यालय और सहायता के लिए अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त होते हैं। जो बड़े या फिर बोले आप व्यावसायिक योग्यता प्राप्त श्रमिक हैं या श्रम है, उसे क्या है, कार्यालय में उसे उनके अधीन कर्मचारी काम करने वाले लोग भी आते हैं, जो उनके अधीन में होते हैं, उनके अधीनस्थ या उनके अंडर पे कार्य करते हैं। वे प्रत्येक महीने एक सुनिश्चित वेतन और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। वे कैसे होते हैं, उन्हें प्रत्येक महीने सुनिश्चित जितनी वेतन उनकी सुनिश्चित की गई है या तय की गई है उतनी वेतन मिलती है और साथ में ही उन्हें अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। वेतन की प्राप्ति के बाद वे आय का निश्चित भाग व्यय करते हैं। मतलब जितनी वेतन उन्हें प्राप्त होती है एक महीने में, तो उतनी वो उसमें से जितनी उन्होंने निश्चित की है उतनी वो खर्च करते हैं और बाकी वो अपना बचत कर सकते हैं और बचे हुए भाग की बचत करते हैं। इसी वजह से वे भविष्य की योजनाओं का व्यय का प्रबंध करते हैं। मतलब उन्हें जो बचे हुए पैसे का वो भविष्य में अपनी आवश्यकताएं या जो भी योजनाएं हैं उन्होंने की है उसी के आधार पर वो व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे प्रबंध कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पूर्व उसे एक मानक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी पड़ी और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी व्यावसायिक अध्ययन करने के बाद ही वे एक कुशल व्यावसायिक श्रमिक बन पाए। यहाँ पे हम जो कुशल श्रमिक के बारे में जो देख रहे हैं वो क्या है, पहले वो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, उसके अंतर्गत स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें के बाद भी उन्हें और व्यावसायिक अध्ययन करने, मतलब जिससे रिलेटेड वो व्यवसाय करें उससे संबंधित उन्हें भी अध्ययन करने पड़ते हैं, तभी वो एक कुशल व्यावसायिक श्रमिक बन पाते हैं। यहाँ पे एक तालिका के द्वारा समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दी गई तालिका में रायपुर के एक बड़े इलाके में मजदूरों को दी जाने वाली प्रचलित मजदूरी दर दर्शाई गई है। इस चार्टर में आप या तालिका में आप देख सकते हो कि किस तरीके से रोजगार के प्रकार दिखाया गया है। मजदूरी दर प्रतिदिन, सप्ताह और महीने के हिसाब से उनको जितनी पैसे दिए जाते हैं या रुपए दिए जाते हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कारखाना मजदूर जो नियमित है उसे क्या है, रुपए कितने, 7,000 से 15,000 रुपये प्रति माह। जो अर्धकुशल और कुशल कामगार हैं, उसी तरीके से कारखाना मजदूरी जो दिहाड़ी है वो क्या है, 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये प्रतिदिन अकुशल श्रमिक को, और कुशल श्रमिक को 300 रुपये से 400 रुपये प्रतिदिन उसे प्राप्त होंगे। इसी तरीके से और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। किराने की दुकान में मजदूरों के द्वारा दिखाया गया है। सब्जी की दुकानों पर मजदूर करने वाले कितना प्राप्त करेंगे एक दिन में, कम से कम दिखाया गया है 50 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। उसी तरीके से घरेलू मजदूर पूर्णकालिक जो 1500 रुपये से 4000 प्रति माह। होटल में कार्यरत 200 से 300 प्रतिदिन। ट्रांसपोर्ट कामगार वाहन चालक 5000 से 10,000 प्रति माह। दफ्तर के अस्थायी कर्मचारी 3000 से 7000 प्रति माह। मकान निर्माण में लगे मजदूर एक दिन में वो 150 रुपये महिलाओं के द्वारा और पुरुषों को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी। अब आगे देखते हैं। सरकार कुछ व्यवसायों के लिए मालिकों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी को निश्चित कर देती है। सरकार के द्वारा, सरकार मतलब कुछ व्यवसायों के लिए मालिकों के द्वारा क्या है, मजदूरी को एक निश्चित सीमा एक महीने में उन्हें कितनी राशि या आय देनी है उसकी वो निश्चित कर देती है। भारतीय कानूनों के अनुसार कोई भी नियोक्ता मतलब नियुक्त करने वाला कंपनी का मालिक भी हो सकता है या उद्योगों का मालिक भी हो सकता है। जब किसी को काम पर लगाता है तो उसे नीचे दी गई तालिका के अनुसार मजदूरी देनी होती है। मजदूरी की ये दरें सन 2014-15 की है, जो रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। उसके बारे में बताया गया है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ मजदूरी दर की प्रतिदिन की स्थिति को दर्शाया गया है। अब हम आगे देखते हैं उत्पादन की व्यवस्था, कैसे उत्पादन की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए 4 कारकों की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि उत्पादन के लिए कौन कौन से मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी तक हमने भूमि और श्रम की बात की है। हमने कई उदाहरणों से समझने की कोशिश की है कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, जो उत्पादन है उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है। अब देखते हैं उत्पादन के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, खनिज आदि की पहली आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी उत्पादन को करने के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधनों जैसे कौन कौन सी चीज़ें, पानी हो गया और खनिज, मतलब किसी भी उत्पादन को करने के लिए ये मुख्य चीज़ें सबसे पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता श्रमिकों या कामगारों की होती है। मतलब दूसरी आवश्यकता क्या होगी यहाँ पे, श्रमिकों की या फिर काम करने वाले, मतलब जहाँ उत्पादन की जा रही है वहाँ पे श्रमिकों, मतलब उस उत्पादन को करने के लिए उस कार्य को करने के लिए श्रमिकों को की या फिर कामगारों की, काम करने वालों की आवश्यकता होती है, जो क्या करते हैं, श्रम करते हैं। कुछ उत्पादन गतिविधियों में उच्च प्रशिक्षित और शिक्षित कामगारों की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन की जो गतिविधि होगी, जो प्रक्रिया होगी, उसमें या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले उनकी भी आवश्यकता होगी और साथ में प्रशिक्षित, जिन्हें प्रशिक्षण दे करके उन्हें प्रशिक्षित किया गया हो, और साथ में शिक्षित कारीगरों की भी आवश्यकता होती है, जो दिए गए कामों को कर सके। अन्य गतिविधियों में उन कामगारों की आवश्यकता होती है जो हाथों से कर सके। इसके अलावा जो अन्य गतिविधि होती है उसमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो क्या है, हाथों के माध्यम से कार्य कर सके। प्रत्येक कामगार उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध कराता है। प्रत्येक कामगार, मतलब प्रत्येक जो कामगार है वो उत्पादन के लिए आवश्यक अपना श्रम उपलब्ध कराता है, मतलब वहाँ वो उस कार्य को करता है। यहाँ श्रम से आशय केवल हाथों से किए जाने वाले श्रम से नहीं है, बल्कि किससे है समझ, शारीरिक और मानसिक, या फिर आप लोग कह सकते हैं उसे बौद्धिक से भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं आम बोलचाल की भाषा से अलग यहाँ श्रम का तात्पर्य है उत्पादन में लगने वाला हर तरह का मानवीय प्रयास जिसके लिए मजदूरी या वेतन दिया जाता है और कामगार व मालिक का एक संबंध बनता है। आम मतलब सामान्य भाषा में बताया गया है कि श्रम का तात्पर्य उत्पादन में लगने वाले हर तरह का मानवीय प्रयास, मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास, जिसके लिए मजदूरी और क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, और कामगार व मालिक का एक क्या होता है, संबंध होता है। एक दूसरे से मालिक और कामगार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऊपर हम 2 साधनों कारकों में देखें कि भूमि और श्रम की चर्चा कर चुके हैं। तीसरा साधन कारक है जो कि क्या होता है, पूंजी होता है। अब हम आगे देखेंगे कि पूंजी का क्या योगदान होता है किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए। अब देखते हैं पूंजी 2 प्रकार की होती है, भौतिक या स्थायी पूंजी तथा कामकाजी या अस्थायी पूंजी। ये मुख्य बातें हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे कि पूंजी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी और दूसरी अस्थायी। आप दूसरे शब्द में इसको कह सकते हो, भौतिक भी कह सकते हो और या कामकाजी भी कह सकते हो। तो हम पहले हेडिंग में देखेंगे कि भौतिक या अस्थायी पूंजी के अंतर्गत क्या होता है। भौतिक या स्थायी पूंजी के अंतर्गत उपकरण, मतलब किसी भी उद्योग धंधों में जो भी चीज़ें उपकरण उसमें लिए जा रहे हैं, मशीनें, बिल्डिंग आदि आते हैं। उपकरणों और मशीनों की श्रृंखला में प्लम्बर, बिजली सुधारने वालों और मिस्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधारण उपकरणों, सब्जी बेचने वाले का हाथ ठेला, सड़क किनारे सैलून चलाने वाले के लिए हजामत के औजार से लेकर कारखानों में उपयोग में आने वाले जटिल उपकरण जैसे टरबाइन, बॉयलर, फार्नेस, कंप्यूटर द्वारा संचालित होने वाली ऑटोमेटिक मशीनें शामिल हैं। ये उपकरण उत्पादन प्रक्रिया में खर्च हो जाने वाले नहीं, बल्कि ये सालों साल वस्तुओं के उत्पादन के
काम में सहायक होते हैं। मतलब ये जो मुख्य बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जो भी चीज़ें, वो ये नहीं कि एक बार हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर दिए और फिर उसकी आवश्यकता खत्म हो गई, बल्कि क्या है, उन चीज़ों का इस्तेमाल वो सालों दर साल, जब तक हम उन चीज़ों को अपनी आवश्यकता में उपयोग करते रहें तब। तो क्या है, जो उत्पादन यहाँ सालों साल बताया गया कि सालों साल वस्तुओं के उत्पादन के काम में सहायक होती है। मतलब उस कार्य को करने के लिए उन उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन्हें कुछ मरम्मत और दुरुस्तीकरण करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी यंत्र या उपकरण हम इस्तेमाल में ला रहे हैं उसकी मरम्मत मतलब उसको सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि वो क्या है, लंबे समय तक वो उपकरण चल सके, ताकि वे उपयोगी बने रहें। मतलब उसका उपयोग हम कर सकें और साल दर साल उपयोग में लाया जा सके। सालों साल जब तक वो खराब ना हो जाए तब तक हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। इन्हें स्थायी पूंजी अथवा भौतिक पूंजी कहा जाता है। ये क्या है, स्थायी इसलिए कहा गया क्योंकि ये लंबे समय तक ऐसी भौतिक जो पूंजी है उपयोग में लाई जा रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, स्थायी पूंजी, या फिर अथवा हम इसे कह सकते हैं भौतिक पूंजी भी कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कामकाजी या अस्थायी पूंजी। उत्पादन चक्र को पूरा करने के लिए कच्चा माल और वित्त की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी कच्चा माल को उसको प्राप्त करने के लिए हमें वित्त मतलब जो आवश्यकता होती है उत्पादन चक्र को पूरा करने के लिए इनकी मुख्य आवश्यकता होती है। इसमें कारखानों में उपयोग में लाने वाले विभिन्न प्रकार के कच्चे माल शामिल हैं, जैसे मसलन टोकरी बुनने वाले कारीगर द्वारा उपयोग किए जाने वाले बांस निर्माण आदि में उपयोग में लाने वाली ईंटें, लोहे के सरिये, रेत और सीमेंट, ये चीज़ें क्या है, कारीगर उपयोग में लाते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चा माल उपयोग होकर खर्च हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को उत्पादन करते हैं तो वो कच्चा माल क्या करते हैं, उपयोग में लाने के बाद वो कैसा होता है, खर्च हो जाता है। मतलब हम उसको उपयोग में ले आते हैं। कुछ धन की आवश्यकता श्रमिकों या कामगारों को मजदूरी भुगतान करने के लिए होती है। कुछ धन जो आवश्यक श्रमिकों को क्या होती है, श्रमिकों या कामगारों को, मजदूरों को भुगतान करने के लिए भी खर्च हो जाती है। उत्पादन को पूरा करने में कुछ समय लगता है और इन वस्तुओं या सेवाओं को बाजार में बेचने की व्यवस्था भी करनी होती है, और इसके बाद ही धन उत्पादन चक्र में वापस आता है। मतलब जब हम वस्तुओं का उत्पादन करके उसको बाजारों में बेच देते हैं, बेचने से हमें क्या प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से वो चक्र, धन का उत्पादन चक्र, वो चलता रहता है। अब आगे देखते हैं, कच्चा माल और वित्त की यह आवश्यकता उत्पादन को सुनिश्चित करती है। यहाँ कच्चा माल, वित्त, जिससे हमें क्या होती है, आय प्राप्त होगी, ये उत्पादन को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, उसको सही तरीके से ले जाता है। इसलिए इसे कामकाजी पूंजी कहा जाता है। यह उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी है, ताकि प्रत्येक चक्र से होने वाली बिक्री से अगले उत्पादन चक्र के लिए वित्त उपलब्ध हो सके। मतलब ये जो चक्र होगा जिससे हम बिक्री करेंगे, जिससे हमें जो भी आय या राशि प्राप्त हो सके, यह भौतिक पूंजी से अलग है, क्योंकि यह उत्पादन चक्र में उपयोगी और कैसा होता है, खर्च हो जाता है। और जब हम स्थायी पूंजी में देखें तो उसमें क्या होता है, वो लंबे समय तक सालों दर साल चलती रहती है। उसे समय समय मरम्मत और दुरुस्तीकरण करने की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं कि और दोबारा चक्र शुरू करने के लिए क्या करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। ये क्या है, अस्थायी पूंजी में उस चीज़ को करने के लिए दोबारा खर्च करना पड़ता है, जिससे खर्च या उसे खरीदना पड़ता है, जिससे वो चक्र चलता रहे। अब आगे देखते हैं स्थायी और कामकाजी पूंजी की व्यवस्था करना। किसी उत्पादन चक्र को चलाने के लिए भौतिक और कामकाजी दोनों तरह की पूंजी आवश्यक है। यहाँ पे अब हम पहले हेडिंग में देख चुके हैं कि भौतिक कामकाजी में क्या है, पूंजी की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी व्यवस्था अपनी जमा पूंजी से या स्वामित्व वाली भूमि या बिल्डिंग का उपयोग करके कर सकते हैं। जो क्या है, यहाँ पे हम जो पूंजी हम खर्च करेंगे, जो हम लगाएंगे, उसके हमें क्या होते हैं, अपनी पूंजी, जो जमा पूंजी है उसके द्वारा स्वामित्व, मतलब जो स्वामी होगा वही क्या है, वो भूमि का स्वामी, ताकि वहाँ पे उद्योग या जो भी पूंजी खर्च करके उपयोग में लाए जा सके। पूंजी जुटाने के लिए बैंक या अन्य वित्तीय स्रोतों का
का सहारा भी ले सकते हैं। उस पूंजी को एकत्र करने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम बैंक का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर वित्तीय स्रोतों का भी उपयोग में ला सकते हैं। जब बैंक या साहूकारों से उधार लिया जाता है तो तय की गई दर से ब्याज देनी पड़ती है। ये जब क्या है, बैंकों से हम जब पूंजी प्राप्त करेंगे या फिर साहूकारों के द्वारा हम उधार लेंगे तो हमें क्या है, ब्याज दर देना पड़ता है। अलग अलग स्रोतों की ब्याज दर भिन्न होती है। बैंकों द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर प्रतिवर्ष 11% बताया गया है। यहाँ मतलब ये बताया गया कि ब्याज दर कैसी होती है, भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग जगहों से जब हम प्राप्त करेंगे या फिर कह सकते हैं बैंकों या साहूकारों से जब हम प्राप्त करेंगे तो ब्याज दर कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। यहाँ पे हम देखें कि बैंकों में 11% से 18% के बीच होती है। साहूकारों और थोक विक्रेताओं जैसे औपचारिकता स्रोतों का लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। मतलब साहूकारों या थोक विक्रेता जो थोक के माध्यम से अपने वस्तुओं का बिक्री करते हैं, उनके माध्यम से लोग ज़्यादा उपयोग में करते हैं, परंतु इनके द्वारा अधिक ब्याज दर वसूला जाता है। इनसे मतलब साहूकारों या थोक विक्रेताओं के माध्यम से इन स्रोतों की ब्याज दरें न्यूनतम 30% प्रतिवर्ष से 200% प्रतिवर्ष तक हो सकती है। मतलब जो बताया गया है, जो क्या साहूकारों के माध्यम से या किसी अन्य थोक विक्रेताओं के माध्यम से दिए जाने पर लोग उधार लेने के लिए विविध औपचारिक स्रोतों जैसे बैंक, सहकारिता, स्वसहायता समूह का उपयोग करते हैं। कुछ कम आमदनी वाले परिवार बड़े पैमाने पर साहूकारों और थोक विक्रेताओं जैसे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी वे दोस्तों या रिश्तेदारों से भी उधार लेते हैं। इन्हें औपचारिक स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है। मतलब जो हम लेंगे उसके लिए या रिश्तेदारों से इन्हें क्या है, औपचारिक स्रोतों प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऋण चुकाना पड़ता है। आगे है उद्यमिता। भूमि, श्रमिक और पूंजी को अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करने की क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया का ज्ञान और विश्वास उत्पादन के लिए आवश्यक है। उद्यमिता में क्या है, भूमि, श्रमिक और पूंजी को अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और उत्पादन प्रक्रिया का किसी भी चीज़ का अगर हम उत्पादन उसका ज्ञान होना चाहिए और विश्वास, ताकि उत्पादन को हम अच्छी तरीके से बढ़ा सकें। यह ज्ञान भौतिक पूंजी के मालिक या उनके द्वारा नियुक्त मैनेजर उपलब्ध कराते हैं। किसके द्वारा, मालिकों के द्वारा, भौतिक पूंजी के मालिक या उनके द्वारा नियुक्त किए गए मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं। मालिकों को बाजार का जोखिम भी उठाना पड़ता है, अर्थात उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के लिए पर्याप्त खरीदार मिल सकेंगे या नहीं, इसके लिए कि जो भी चीज़ें हम बिक्री करेंगे या उत्पादित करेंगे उन चीज़ों का खरीदी बिक्री किस तरीके से होगा, कभी मुनाफा तो कभी घाटा। हमारे समाज में अधिकांश वस्तुएं या सेवाएं बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित होती हैं। उत्पादन में समय लगता है। इस समय अंतराल में वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन में होने वाले जोखिम को उठाने का कार्य साहसी करता है। इस कार्य में मतलब जो उत्पादित वस्तुओं को जो बाजार में उसे क्या है, बिक्री करना पड़ता है और उसमें समय लगता है। तो जब उस अंतराल में वस्तुओं की मांगों में कभी कभी परिवर्तन हो जाते हैं तो उसका जो भी फ़ायदा या फिर घाटा जो होता है वो किसको, साहसी को ही उठाना पड़ता है। ये उद्यमी छोटे दुकानदार या बड़े कारखानों के मालिक हो सकते हैं या कोई कंपनी चलाने वाले जिसके तरह तरह के कारोबार हों, जो क्या है वस्तुओं का उत्पादित कर रहा है, या फिर यह समझ जाएं आप मालिक जो क्या है वस्तुओं को बिक्री करना, उससे लाभ प्राप्त करना या जो नुकसान होगा वो प्राप्त कर उसे स्वयं उठाना पड़ता है। लोग उनकी वस्तुएं या सेवाएं खरीदते हैं, उनको मुनाफा अथवा नुकसान भी हो सकता है। आज किसी भी कारोबार में लगे कई तरह की बाधाओं, समस्याओं से जूझने के बाद ही आय प्राप्त करते हैं। मतलब किसी भी कारोबार में लगे जो लोग हैं वो क्या है, बाधाओं, समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, तभी वो क्या करते हैं, अंत में आय प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन कार्य करने के पूर्व उसके लिए संसाधन जो होती हैं, पूंजी, श्रम और भूमि की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों को उद्यमी या साहसी कहा जाता है।
यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई गई कि उत्पादन कार्य में करने से पूर्व उसके लिए क्या है, संसाधन, जो सबसे आवश्यक चीज़ है, भूमि, श्रम और पूंजी को व्यवस्थित करने वाला जो उद्यमी या साहसी कहलाता है। अब आगे देखते हैं जैन कुंभ और उनका व्हाट्सएप। यहाँ पे जैन कुंभ की कहानी को बताया गया है कि उन्होंने किस तरीके से कार्य किए हैं। अविभाजित सोवियत रूस में एक छोटे से गांव में जन्मे जैन कुंभ गरीब और अभाव के बीच बड़े हुए। इनके घर में बिजली के कनेक्शन के लिए पैसे तक नहीं थे। कुंभ की माँ बच्चों की देखभाल करने का काम करती थी। कुंभ दुकानों में झाड़ू पोछे का काम करते और दिन रात इस उधेड़-बुन में लगे रहते कि अपने व्यवसाय को कैसे चालू करें। 18 वर्ष की उम्र में कुंभ ने इसी दुकान में काम करते हुए कंप्यूटर नेटवर्किंग की किताब पढ़कर पूरी नेटवर्किंग ही सीख डाली। इसके बाद सैन जोन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टेटर के तौर पर काम किया। इस बीच ब्रायन एक्टन कंप्यूटर इंजीनियर से मिलना उनकी ज़िंदगी का अहम पड़ाव बना। कुंभ को याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई। यहाँ ज़िंदगी में कुछ करने की उनकी उमंग को जैसे पर लग गए। कुंभ ने सन 2007 में याहू की नौकरी छोड़कर एक आईफोन खरीदा। वे घंटों मैसेजिंग का तरीका खोजते। एक दिन उन्हें एक एप्लीकेशन का आइडिया मिला और लगा कि पूरी दुनिया को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जिससे लोग सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकें। कुंभ कोडिंग और डिकोडिंग में सैकड़ों बार असफल हुए, तब कहीं जाकर व्हाट्सएप बनाने में कामयाबी मिली। कुंभ की इस जिद पर पूंजी पैसे जिम गोट्स नामक व्यक्ति ने लगाए। कुछ ही दिन में यह एप्लीकेशन मोबाइल की दुनिया का नंबर 1 एप्लीकेशन बन गया। यहाँ एक बात बताइए कि किस तरीके से उन्हें उत्पादन करने में जो समय लगा, उन्होंने लगाया, उस पर रिसर्च किया, उस एप्लीकेशन को उन्होंने ढूंढा और उसी तरीके क्या है, उन्होंने एक नया एप्लीकेशन तैयार किया। अब आगे देखते हैं एक राइस मिल का बनना। राजेंद्र नामक एक छोटा व्यापारी कई सालों से अनाज का व्यापार कर रहा था। उसने व्यापार बढ़ाने हेतु राइस मिल खोलने का विचार किया। उसके पास भूमि स्वयं की थी, पर अन्य ज़रूरतों के लिए राजेंद्र को पूंजी की आवश्यकता थी। अतः उसने स्थायी पूंजी जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए बैंकों से ऋण लिया। कामकाजी पूंजी जैसे शुरुआती खर्च, वेतन, बिजली बिल, मजदूरी आदि हेतु स्वयं धन लगाया। राजेंद्र को सरकारी योजना के अनुसार लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु प्रशासकीय मदद एवं छूट दी गई। यहाँ क्या है, एक व्यक्ति को किस तरीके से पूंजी लगाने में खर्च हुई उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने स्वयं शुरुआती में क्या है, स्वयं की पूंजी स्थान जैसे भवन, मशीन आदि उन्होंने बैंकों से ऋण लेकर खरीदा और उन्होंने लघु योजनाओं के अंतर्गत उन्होंने क्या है, प्रोत्साहन हेतु प्रशासकीय मदद में भी छूट मिल गई। मिल में 20-30 मजदूर काम करते हैं, जिसमें 2-3 महिलाएं हैं। ज़्यादातर कर्मचारी अस्थायी हैं। इन्हें प्रतिदिन या साप्ताहिक मजदूरी मिलती है। कुछ स्थायी कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ साथ कर्मचारी बीमा की सुविधा भी प्राप्त है। किस तरीके से उन्होंने, राजेंद्र ने क्या है, लोगों को वहाँ पे मजदूरी भी दी और साथ में वेतन भी दिया। जो कर्मचारी जो निरंतर कार्य कर रहे हैं उनको क्या है, बीमा की सुविधा भी प्रदान की गई। मिल में अत्याधुनिक मशीन होने के कारण साल भर उत्पादन चलते रहता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से शासन द्वारा धान से चावल तैयार कर वापस शासन को गोदाम में भेजा जाता है। उन्होंने कौन सा कार्य, मतलब जो गोदाम में धान संग्रहित की जाती है उन धानों को चावल में परिवर्तित कर फिर उसे शासन को गोदाम में भेज दिया। धान से चावल तैयार करने का भुगतान शासन द्वारा लगभग प्रतिमाह कर दिया गया। शासन द्वारा छूट दी गई कि सूखा या अन्य कारणों से धान उपलब्ध नहीं कराने की दशा में मिल मालिक बाजार से धान प्राप्त कर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। इस प्रोत्साहन के कारण राजेंद्र ने साहस जुटाकर मिल लगाई कि किस तरीके से उन्होंने, अगर काम न मिलने पर भी उन्होंने जो बाजार से धन
धान को खरीद कर उन्होंने उस जो नुकसान होते जब उन्हें काम नहीं मिलता उस समय उसकी वो भरपाई किए। अब आज देखते हैं एक चाय नाश्ते की दुकान का किस तरीके से किया बताया गया है। रायपुर के एक व्यस्त इलाके में रमेश चाय नाश्ते की दुकान चलाता है। उसने यह जानकारी दी कि वह चाय की दुकान कैसे चला रहा है। रमेश ने स्थायी पूंजी, बर्तन, गैस सिलेंडर, सामग्री खरीदने के लिए लकड़ी का स्टॉल पर व्यय के लिए 10,000 रुपये की राशि अपने रिश्तेदारों से उधार ली और उसे ब्याज दिया। उन्होंने क्या किया, जो स्थायी पूंजी जो वो प्राप्त कर सकता था उन्होंने क्या है रिश्तेदारों के माध्यम से उधार ली और कुछ अपनी पूंजी के माध्यम से उन्होंने किया। यहाँ पे तालिका के माध्यम से दिखाया गया है कि तालिका रमेश की दुकान की मासिक आय व्यय वितरण के आमदनी, प्रतिदिन चाय और नाश्ते की बिक्री कितना 2,000 रुपये, महीने भर में चाय और नाश्ते की बिक्री 26 दिन के हिसाब से उसे क्या है 52,000 रुपये प्रति माह प्राप्त हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यय की मंदे और व्यय राशि, भूमि का किराया 3,000 रुपये दिखाया गया, कच्चे माल, दूध, बेसन, तेल आदि पर जो खर्च हुआ वो कितना था 24,000 रुपये दिखाया है। सहायक का वेतन 4,000, बिजली शुल्क 1,000, कर्ज पर ब्याज जो था 20 रुपये, अन्य मरम्मत आदि व्यय में 8,000। जब उसको कुल योग करेंगे तो यहाँ पे 33,000 रुपये आएगा। दुकान मालिक के पास शेष बचे हुए रुपये जो 52,000 में 33,000 जो माइनस करेंगे तो उसको क्या मिलेगा 19,000 रुपये। चूँकि यह स्वरोजगार मतलब स्वयं के द्वारा किया गया कार्य है, उसे इसी पैसे से अपने परिवार का गुजारा करना होता है। जो उसे आय प्राप्त हो रहा है उसी से वो अपने परिवार का गुजर बसर वो करता है। इसके लिए उसे 16,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता है। वह महीने में 3,000 रुपये की बचत या लाभ अर्जित करता है, मतलब वो उसे लाभ प्राप्त होता है। इस बचत की राशि में वह भविष्य में अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता है, मतलब उस जो उन्होंने बचत किए 3,000 रुपये उससे वो अपनी दुकान को बढ़ा सकता है। यहाँ सारांश बताया गया है कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए भूमि, श्रमिक और पूंजी लगती है। ये मुख्य चीज़ें हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में क्या है भूमि, श्रमिक और क्या है पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था पर उद्यमी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करता है। जो क्या है व्यवस्था करने वाला जो उद्यमी हो गया या कंपनी का जो मालिक होगा वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करता है। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरतों को या तो निजी व्यवस्था से पूरा किया जाता है या सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो संसाधन जो उस उत्पादित या उद्योग में लगने वाली मुख्य चीज़ें या तो निजी व्यवस्था के अंतर्गत या फिर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। श्रम में शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की श्रम शामिल है। उत्पादन की प्रक्रिया में मालिक और कामगार का रिश्ता बनता है। इसमें श्रमिकों को जो सुविधाएं मिलती है उनमें बहुत अंतर है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्थायी वेतन, वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं आदि भी मिलती है। जो क्या है जो मालिकों के द्वारा जो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो दी जाती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इससे क्या हो जाते हैं वंचित। जो या फिर हम सरकार के द्वारा कंपनी के द्वारा या उद्योगों के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है वो असंगठित जो क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उसका लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें हमने भौतिक पूंजी और कामकाजी पूंजी में अंतर समझा। हमने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उद्यमिता को भी समझा, मतलब उसके बारे में हम जाने। रायपुर में कई तरह की उत्पादन गतिविधि होती है, मतलब चीज़ों की जो उत्पादन उसकी गतिविधि होती है। इस तरह स्टील और अन्य धातु बनाने वाले बड़े कारखाने हैं जो रायपुर और दूसरे शहरों को माल भेजते हैं, उत्पादित भी करते हैं, साथ में दूसरे शहरों को भेजा भी जाता है। इन्होंने बड़ी मशीनें स्थापित की और अधिकांश असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को काम पर लगाते हैं और थोड़े से उच्च तकनीकी श्रमिकों को भी निश्चित नौकरी पर रखते हैं। ये शहरी के बाहरी इलाके या रिहायशी इलाकों में से कुछ दूरी पर स्थित है। हमने यह भी गौर किया कि रायपुर तेजी से विविध सेवाओं, कृषि और वन उपज का केंद्र, निर्मित वस्तुओं के लिए थोक बाजार तथा शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला शहर भी बनता या बन गया है। ये आप लोगों का लेसन यहीं तक समाप्त होता है कि किस तरीके से उत्पादन कार्य को पूरा किया जाता है। आप लोगों का होमवर्क है सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम
मजदूरी निर्धारित करना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्थायी पूंजी किस प्रकार कामकाजी पूंजी से भिन्न है। ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चों, समय पर आप अपने कार्य को पूरा करें। थैंक यू।